नमस्कार दोस्तों। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम राजस्थान हिस्ट्री। और राजस्थान हिस्ट्री में जो है सिलेबस है, जो टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं। और हमने जो एक टॉपिक लोक देवता का पढ़ लिया है जो राजस्थान कला संस्कृति से आता है। तो एक एक टॉपिक हम अभी कवर कर रहे हैं। एक हमने कला संस्कृति से लिया, एक हम राजस्थान हिस्ट्री से लेंगे, और फिर एक टॉपिक हम जो है पॉलिटी से लेंगे, फिर ज्योग्राफी से लेंगे। तो सारे सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे। फिर जो है सेकंड टॉपिक को हम चालू करेंगे। जैसे लोक देवियों का जो टॉपिक है वो इसके बाद हम चालू करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि राजस्थान हिस्ट्री का क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो एक तो हमारे पास राजपूतों की उत्पत्ति हमें पढ़नी है, और उसके बाद आते हैं अजमेर के चौहान। अजमेर का जो चौहान वंश है, चौहान वंश की स्थापना किसने की, कौन कौन से शासक यहाँ पर हुए, उनकी हम बात करेंगे। उसके बाद आते हैं रणथंभौर। रणथंभौर के चौहान शासक है ना, उनकी हम बात करेंगे। फिर आ जाएंगे हमारे जालोर, जालोर के चौहान। जालोर के बाद हमारे मेवाड़ व दिल्ली सल्तनत के बीच के संबंध कैसे हैं, उसकी बात करेंगे। फिर आमेर का इतिहास, आमेर की हिस्ट्री, उसकी बात करेंगे। फिर अगला टॉपिक रहेगा मारवाड़ का इतिहास, और फिर हमारे पास बीकानेर का इतिहास, और फिर गुर्जर प्रतिहार राजवंश। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का राजस्थान में कहाँ कहाँ हुए हैं तो उसकी बात करेंगे। फिर मंडोर के गुर्जर और भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार। इसके बाद राजौरगढ़ के गुर्जर प्रतिहार। ठीक है। फिर जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण देखने वाले। फिर राजस्थान के एकीकरण के बाद 1857 की क्रांति, और राजस्थान में किसान आंदोलन को भी हम इसी में पढ़ लेंगे। और फिर किसान आंदोलन के बाद जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, और महिला की जो भूमिका है उसकी भी बात करेंगे। और राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, और इसके साथ ही राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। तो ये 20 टॉपिक हम जो है इसमें कवर करने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री में। और अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो सेम ये टॉपिक आपके मिलेंगे सेकंड ग्रेड में। लेकिन अगर आप पुलिस, पटवार और अन्य एग्ज़ाम की कर रहे हो तो इसमें से जो टॉपिक नहीं है वो आप छोड़ सकते हो, बाकी सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आज हम राजपूत काल की बात करें, राजपूतों की उत्पत्ति की बात करेंगे, और थोड़ा सा अजमेर के चौहान के बारे में बात करेंगे। तो राजपूत काल की बात हम करते हैं। तो राजपूत काल के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा इसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो सबसे पहले जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन जो है वो आपका 606 ईस्वी में थानेश्वर को अपनी क्या बनाता है, राजधानी बनाता है, और वर्धन साम्राज्य जिसे पुष्यभूति वंश कहते हैं उसकी स्थापना करता है। ठीक है, ये तो हर्षवर्धन से संबंधित बात होगी। और सातवीं, अगर राजपूत काल की बात करें तो 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो काल है वो आपके राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि है ना, 606 ईस्वी से पहले तो जो है हर्षवर्धन यहाँ पे शासन करता था। अब हम बात करें कि उद्भव कैसे हुआ, कैसे राजपूत काल का उद्भव हुआ। तो जैसे ही वर्धन साम्राज्य जो था उसका पतन हुआ, और वर्धन साम्राज्य का जो पतन हुआ उसके बाद जो है राजपूत काल का क्या होता है, उद्भव माना जाता है। तो 600 ईस्वी से ही फिर आपका जो है 7वीं ईस्वी से आपका राजपूत काल चल जाता है। 7वीं से 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं ईस्वी में हमारे आते हैं पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, 11वीं ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान आते हैं, और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1992 में। ठीक है, और फिर जो है पृथ्वीराज हार जाते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध में। और उसके बाद जो है ऐसा माना जाता है कि राजपूत काल जो है उसके बाद पतन की ओर लौट जाता है या ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद जो है 11वीं शताब्दी के बाद 12वीं शताब्दी आ जाती है, और 12वीं शताब्दी से जो है फिर आपके पास मुग़ल या सल्तनत काल, और सल्तनत काल या मुग़ल काल की बात स्थापना हो जाती है। तो ये 3 बातें याद रखनी है कि 606 ईस्वी से पहले अपना हर्षवर्धन, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक आपका जो है राजपूत काल, और 12वीं के बाद जो है सल्तनत या मुग़ल काल आपका चल जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जो अलग अलग विद्वानों के कथन हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो कथन है वो है अग्निकुंड का सिद्धांत। जो सिद्धांत दिया है
वो दिया है चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने सिद्धांत दिया अग्निकुंड का, और इनका कहना है कि जो है राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, अग्निकुंड से हुई है। चंद्रबरदाई कौन थे, तो चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे, इनके दरबारी विद्वान थे, और इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था पृथ्वीराज रासो, और इस बुक को जो है फिर पूरा करने वाले इनके पुत्र थे जलहण। ठीक है, इनके पुत्र थे जलहण, इन्होंने इस बुक को क्या किया था, पूरा किया था। अब ये क्या कहते हैं इसके अंदर ये कहते हैं कि जो आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि जो है वो क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। ठीक है, वहाँ उनका आश्रम था और ये यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ से जो है 4 राजपूत योद्धा निकलते हैं, चौहान, परमार, प्रतिहार और चालुक्य। तो ये बात करते हैं अग्निकुंड के सिद्धांत में चंद्रबरदाई। ठीक है, चौहान, परमार, प्रतिहार, चालुक्य, इसकी ये बात करते हैं। और इनका समर्थन करने वाले कौन थे, तो इनका समर्थन करने वाले आ जाते हैं अपने पास मोहनोद सिंह, जिनकी बुक है नैनसिंद्री ख्यात। उसके अंदर जो है मोहनोद सिंह इनका समर्थन करते हैं। और मोहनोद सिंह की बात करें तो ये जसवंत सिंह के क्या थे, दरबारी, है ना, दरबारी कवि थे, विद्वान थे जसवंत सिंह के। ठीक है, जो जसवंत सिंह कहाँ के, मारवाड़ के। और एक और विद्वान है सूर्यमल मिश्रण, इनकी जो रचना है वंश भास्कर, इसमें भी ये जो है इनका समर्थन करते हैं। और सूर्यमल मिश्रण जी जो हैं वो आपके राम सिंह जो बूंदी के हैं उनके दरबारी विद्वान रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला हमें ध्यान रखना है कि अग्निकुंड का सिद्धांत देने वाले चंद्रबरदाई है। क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि जो यज्ञ करते हैं, अग्निकुंड जो है उससे पैदा हुए हैं चौहान, परमार, प्रतिहार, चालुक्य। ठीक है, मोहनोद सिंह, है ना, और सूर्यमल मिश्रण, ये दोनों इनकी क्या करता है, समर्थन करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अग्निकुंड का सिद्धांत। सेकंड हमारा हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख। तो बिजोलिया शिलालेख से क्या प्रमाण मिलते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के, तो बिजोलिया शिलालेख सबसे पहले तो हम बात करें कहाँ है, तो ये आपका भिनमाल में है, और भीलवाड़ा में है। और भीलवाड़ा में जो है ये 1170 ईस्वी में ये लिखा गया है बिजोलिया शिलालेख, और गुणभट्ट सूरी द्वारा ये लिखा गया है। 3 बातें ध्यान रखनी है, कहाँ है बिजोलिया शिलालेख, भीलवाड़ा में, 1170 ईस्वी का है, और गुणभट्ट सूरी के द्वारा इसकी रचना की गई है। ठीक है, अब इसमें जो है चौहान राजपूत को क्या कहा गया है, तो चौहान राजपूतों को जो है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण के वंशज बताया गया है। क्या बताया गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण के वंशज बताया गया है बिजोलिया शिलालेख के अंदर। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड, और इसमें कहा गया है कि जो राजपूत है वो ब्राह्मण से उत्पन्न हुए हैं, और इसका जो समर्थन करने वाले हैं वो 3 विद्वान हो जाएंगे, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर वसुदेव शर्मा और भंडारकर महोदय। तीनों ही शर्मा है, और ये कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है, ब्राह्मणों से हुई है। ठीक है, अगला जो सिद्धांत आता है वो है मिश्रित मूल का सिद्धांत, और इसको देने वाले हैं देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जो सिद्धांत देते हैं, मिश्रित मूल का सिद्धांत देते हैं। ठीक है ना, तो इसको कैसे याद रखा है, तो इसको मैंने ट्रिक से याद रखा है कि देवी के प्रसाद को मिश्रित करके, है ना, तो चाटो, तो इससे चाटो से चट्टोपाध्याय याद रख लो, देवी से देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, और मिश्रित से मिश्रित मूल का सिद्धांत। तो ये आप ट्रिक बना सकते हो ऐसे। अगला जो सिद्धांत है वो है वैदिक प्राचीन क्षत्रियों की संतान, ये बात इसमें कही गई है। और 5वां सिद्धांत ये कहता है कि जो राजपूत हैं वो तो वैदिक प्राचीन जो क्षत्रिय हैं उनकी संतान है, और इसका जो प्रमाण दिया गया है वो है ऋग्वेद। कौन सा वेद, ऋग्वेद। वैदिक युग में जाएंगे तो ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद अपना जो है 500 से 600 ईस्वी पूर्व जिसकी रचना हुई है। और ऋग्वेद में अगर हम बात करें कि कहाँ पर ये वर्णन मिलता है, तो 10वां मंडल पुरुष सूक्त में ये आपके पास वर्णन मिलता है। और इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी बात कही गई है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है, क्षत्रिय की भुजा से, वैश्य की जंघा से, और शूद्र की पैरों से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो
ये जो है कर्म के हिसाब से है ना कि जाति के हिसाब से थे। तो ये जो है आपके ऋग्वेद में ये वर्णन मिलता है। बात करें कि इसका समर्थन करने वाले जो है जी.एस. ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इस बात को मानते हैं कि हाँ ऐसा सही है। और ये जो वर्णन है वो 10वां मंडल पुरुष सूक्त में आपके इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया वैदिक प्राचीन क्षत्रियों की संतान। और इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ जो इतिहासकार हुए हैं वो इनको जो है विदेशियों की संतान मानते हैं। तो देखो इसको ट्रिक्स से ऐसे याद रख सकते हैं कि जो विदेशी थे उन्होंने तो कहा कि राजपूत विदेशी है, जो शर्मा थे उन्होंने कहा कि राजपूत शर्मा है। ठीक है, और जो वेदों को मानते थे वो बोले कि यार ये तो है ना प्राचीन वैदिक साहित्य। ठीक है, कुछ शिलालेख हैं तो उनको थोड़ा सा हम देख सकते हैं। तो जो जिसने अपने तरफ लेने का इसमें ज़्यादातर ऐसा लगता है कि प्रयास किया है, तो ये देख सकते हैं। और विदेशियों की संतान में सबसे पहले शक से उत्पत्ति, यानी कि शक से उत्पत्ति की बात करने वाले हैं कर्नल जेम्स टोट। इनकी जो बुक है द एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, इसमें ये कहते हैं कि राजपूत की उत्पत्ति किससे हुई है? शक से हुई है, शक। ठीक है, शक जो है विदेशी हैं और उनसे इनकी उत्पत्ति मानी गई है। अगले आते हैं आपके पास कुषाणों से उत्पत्ति। और कुषाणों से उत्पत्ति की बात करते हैं कनिंघम। कनिंघम कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? कुषाणों से हुई है। हुंडों से उत्पत्ति की बात करते हैं V.A. स्मिथ। तो V.A. स्मिथ कहते हैं कि नहीं, राजपूतों की उत्पत्ति तो कैसे हुई है? हुंडों से हुई है। याद कैसे करें? तो कु से कु और यहाँ से क, दोनों क मिल रहे, कुषाण कनिंघम, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, शक से उत्पन्न है तो शक से आपके कर्नल जेम्स टोड हो जाएंगे और हुंडों की बात स्मिथ साहब करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि ब्राह्मण से उत्पत्ति का समर्थन कौन नहीं करते हैं? 3 ऑप्शन ये रहेंगे, चौथा ऑप्शन कोई अलग डाल दिया जाएगा। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख कहाँ से मिला? है ना, भीलवाड़ा से मिला। चौहानों को क्या बताया गया है इसमें? तो वत्स गोत्री ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, ऐसे हमारे पास जो है वैदिक कुल की बात कर सकते हैं, वैदिक युग की बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन इसमें बनेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, और कल हम स्टार्ट करेंगे प्रमुख राजवंश और अजमेर के चौहान। अजमेर के जो चौहान वंश है, अर्णोराज है ना, अजय राज अर्णोराज से जो हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज यहीं तक।